Hello everyone, welcome back to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। क्लास 3 दिन के गैप के बाद बन रही है क्योंकि फेस्टिवल सीज़न था उसकी वजह से। तो कोई नहीं, लेकिन अब हम इसी क्लास में सब कुछ कवर कर लेंगे। जो भी गैप आया है उस सब को इस एक सिंगल क्लास से कवर कर लेंगे। ये एक अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी तैयारी को एक बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं बचा भाई, सब कुछ मैंने रख दिया है। और आज से हम एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं इस क्लास में। अभी आपको देखने को मिलेगा, बच्चों की शिकायत रहती थी कि भाई सर ये वर्ड्स तो अच्छे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सारा डॉक्यूमेंट जितना भी आपका कंटेंट है सारा कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बट ये जो वर्ड्स है ना, इनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बच्चों को याद नहीं हो पा रहे। तो कोई नहीं भाई, अब हमने थोड़ा सा एक सोल्यूशन निकाला है इसका, और मैं बचना चाह रहा था इस चीज़ से। मैं सोच रहा था कि आप आराम से याद कर लोगे, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में चीज़ों को याद कर लेंगे, बट कोई नहीं, अगर नहीं हो पा रही हैं तो उसके लिए हमने आज से एक सोल्यूशन निकाला है। निमोनिक्स और रूट्स के थ्रू हम चलेंगे, और उसके बाद आपको एक एक वर्ड, मेरी गारंटी है मैं रटाऊंगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो वोकैब की टेंशन आप मेरे पर छोड़ दीजिए, सारी की सारी याद कराऊंगा, और उसके अलावा ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सब कुछ मिलेगा। तो क्योंकि इस क्लास के बेनिफिट्स देखो, इस क्लास में मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है जिसमें आपको दिक्कत आएगी, सब कुछ कवर हो जाएगा। एक अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करने के लिए। फर्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे वोकैब, डेली वोकैब, जो कि एडिटोरियल से रहता है, और ये सारा का सारा वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में आपको यही वर्ड्स एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। उनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, फिर उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग भी साथ में देखते हैं हम। उसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स देखेंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिल जाएंगे इसी क्लास में आपको, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये जितना कुछ हो सकता है, जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं वोकैब के, सारे आपको इस एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर मिल जाएंगे। और आज से मैं इतने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको उसी समय वर्ड रट जाएगा भाई साहब, अभी देखना थोड़ी देर में आप। सेकेंड पोर्शन में कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, एक एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, द हिंदू से प्यारा सा एडिटोरियल लेंगे, उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और एग्जाम में आपको अनसीन पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आने शुरू हो जाएंगे। आगे हम कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के एमसीक्यूज करेंगे, बिल्कुल एग्जाम वाले पैटर्न पर रहेंगे, आपको लगेगा आप क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो। तो इन चीज़ों को भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। थर्ड पोर्शन में आपको मिलेगा क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरए, यानी कि पैराजंबल। बहुत डिफिकल्ट होता है इनको टैकल करना, कई बार तो समझ ही नहीं आता है कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, पीक्यूआरएस का सीक्वेंस समझ में नहीं आता है। जब आप मेरे साथ कुछ ट्रिक्स लगाते हो और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो, तब यहाँ पर भी इन दोनों पोर्शन में भी आप एग्जाम में फुल मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। फोर्थ पोर्शन में हम कवर करेंगे ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। स्टार्टिंग में आपने जितनी वोकैब पढ़ी है, इन सब को हम ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद तो भाई आप यहाँ से सब कुछ रट कर जाते हो। जितना आज की तारीख में वर्ड्स पढ़े हैं, जितनी वोकैब के आइटम्स पढ़े हैं, सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो बेटा एक सिंगल क्लास कैसे काफ़ी आपके लिए, देखो वोकैब यहाँ से कवर कर ले रहे हो, सेकंड यहाँ से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कवर हो जा रहा है, थर्ड यहाँ पर आप ग्रामर पढ़ ले रहे हो, फोर्थ यहाँ पर भाई साहब आपका क्लोज टेस्ट पूरा हो जाता है, फिफ्थ यहाँ पर डेली बेसिस पर आपकी पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस हो जाती है, सिक्स्थ यहाँ पर साथ के साथ ट्रांसलेशन चल रही है, और सेवन्थ यहाँ पर प्रैक्टिस। क्योंकि ये अकेली क्लास नहीं है, ये क्लास नहीं है, ये अपने आप में एक क्लास भी है और एक प्रैक्टिस सेट भी, क्योंकि 10 के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं एडिटोरियल वाले सेक्शन में, और उसके अलावा 25 के आसपास रहते हैं वोकैब वाले जो एमसीक्यूज थी कि एमसीक्यूज है। तो लगभग 35 प्लस क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पर लगा रहे हो, और साथ में मैं चीज़ों को याद भी करा रहा हूँ। तो भाई अब मुझे नहीं लगता यार इंग्लिश में इससे बेस्ट क्लास पूरी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। पढ़ाने का तरीका मेरा आप अभी देख लेना, सारी चीज़ें देख लेना, और वीडियो को लाइक करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि अभी लाइक कर दीजिए, जिस टाइम आपको समझ में आए कि हाँ भाई सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, एग्जाम ओरिएंटेड है, आप उस टाइम वीडियो को लाइक कर देंगे। ये सारे बेनिफिशरीज़ हैं, इन सभी बच्चों के लिए क्लास बनी हुई है। एसएससी एस्पिरेंट जितने भी हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या कोई और भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए या सीडीएस, या फिर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स अगर लैंग्वेज में आप अगर मार्क खा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अगर लैंग्वेज में कमज़ोर रह गए हो, तो फिर भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको यूपीएससी को क्रैक करना। तो अपनी लैंग्वेज सबसे पहले सुधारनी है, तभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ऑलराइट, तो ये सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हैं क्लास का। चलिए अभी शुरू करते हैं क्लास को। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और आज क्लास में बहुत मजा आने वाला है, सब कुछ आपको यहीं पर समझा देंगे, यहीं पर याद हो जाएगा, रट जाएगा। ऑलराइट, चलिए भाई, पहला वर्ड है काउंटर पार्ट। नाउन होता है समकक्ष या फिर
समपद अधिकारी, समपद मतलब आपके समान पद पर कोई बैठा हुआ अधिकारी है, उसको बोलते हैं काउंटर पार्ट। अ पर्सन और थिंग विद द सेम रोल और पोजीशन एज अनदर, एक ऐसा पर्सन है या फिर ऐसी चीज़ है बिल्कुल सेम रोल है, सेम पोजीशन पर बैठा हुआ है जिस पर आप बैठे हुए हैं, उसको बोलते हैं काउंटर पार्ट। तो काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, और पार्ट मतलब जिसका पार्ट सेम पार्ट प्ले कर रहा है वो। तो मतलब सेम रोल अगर किसी का है, सपोज करो किसी एक जिले का डीएम है और दूसरे जिले का भी डीएम है, तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों डीएम क्या हो गए, एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। काउंटर मतलब अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, तो दोनों क्या हो गए काउंटर, और पार्ट मतलब दोनों का सेम रोल है। तो जिन दो लोगों का सेम रोल होता है, एक ही पोजीशन पर होते हैं, उनको बोलते हैं काउंटर पार्ट। और ये लैटिन, इसका जो लैटिन वर्ड से बना है ये कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट और पार्ट नाम होता है पार्ट, तो जिसका अपोजिट पार्ट सेम रहता है उसी को बोलते हैं काउंटर पार्ट। तो रूट से भी समझ सकते हो आप इसको और निमोनिक से भी। द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मैट हिज चाइनीज काउंटर पार्ट, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है वो मिला किससे, अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से, तो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से ही मिला होगा वो। सिनोनिम रहेंगे इक्विवेलेंट, पीयर और अपोजिट नंबर। एंटोनिम्स रहेंगे सुपीरियर, इन्फीरियर और अनईक्वल। भाई इक्विवेलेंट है उसके जैसा है, पीयर मतलब साथी है, और अपोजिट नंबर में, ठीक है, तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई सेम है और दूसरी तरफ इसका उल्टा सुपीरियर, उससे ऊपर, उसका सीनियर, ठीक है, या फिर इन्फीरियर जूनियर भी हो सकता है उसका, और अनईक्वल, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। चलिए भाई इसमें से मार्क करने वाला पीयर वर्ड है, इक्विवेलेंट को भी मार्क कर सकते हैं, और एक इन्फीरियर वर्ड भी अच्छा है। चलिए अगला वर्ड है ब्रेक थ्रू, नाउन होता है, बड़ी उपलब्धि को बोलते हैं ब्रेक थ्रू। अ सडन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी और अचीवमेंट, अचानक से बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी हुई, किसी चीज़ की खोज हुई, कोई अचीवमेंट आपने किया, उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू अ वॉल, आपने अभी वॉल के थ्रू आप अगर चले गए, कोई बहुत ऊंची सी वॉल है उसके थ्रू चले गए आप, तो मतलब आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साइंस ब्रेक थ्रू लिमिट्स, और साइंस क्या करता है, ब्रेक थ्रू करता है लिमिट्स को, सारी जो लिमिट्स होती हैं उनको, सीमाओं को पार करके करता है, क्या इनोवेशन होता है साइंस में। तो भाई तो क्या है, अगर आपने ब्रेक थ्रू कर लिया तो एक तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, या फिर एक इनोवेशन किया है, तो ये ब्रेक थ्रू का मीनिंग हो गया। द न्यू एआई टूल वॉज अ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, नया एआई टूल आया वो क्या था, टेक्नोलॉजिकल, बहुत बड़ा क्या था, ब्रेक थ्रू था, बहुत बड़ी अचीवमेंट था, उपलब्धि थी या फिर डिस्कवरी थी। डिस्कवरी, एडवांस और इनोवेशन, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे सेटबैक, बाधा है, स्टेलमेट और ब्लॉकेड, ये तीनों वर्ड्स हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, और तीनों ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों को मार्क भी करेंगे। सेटबैक, स्टेलमेट, ब्लॉकेड, तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट अगला वर्ड है कंटेंशियस, एडजेक्टिव होता है विवादास्पद, कोई चीज़ विवादास्पद है। कॉजिंग आर्ग्यूमेंट और कंट्रोवर्सी, किसी चीज़ में आर्ग्यूमेंट हो गई, बहस हो गई, या फिर कोई कंट्रोवर्सी छिड़ गई, कोई एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई किसी चीज़ में, तो फिर उसको बोलते हैं कंटेंशियस। कंटेंट प्लस टेंशन, पहले आप कंटेंट थे लेकिन फिर आपकी टेंशन बढ़ गई, कंटेंशियस, कंटेंशियस, कंटेंशन, कंटेंशियस, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो कंटेंशियस इशू है कोई, तो मतलब क्या, उसमें झगड़ा हो जाएगा, उसमें कंट्रोवर्सी हो जाएगी। रूट वर्ड है कॉन्टेंशियो, इसका मतलब होता है डिस्प्यूट या फिर क्वारल करना, झगड़ा, ठीक है। तो कंटेंशियो मतलब डिस्प्यूट या झगड़ा, तो कंटेंशियस क्या हो जाएगा, कोई चीज़ जिसमें झगड़ा हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट कोस हो जाएगा। रिजर्वेशन रिमीन्स अ कॉन्टेंशियस इश्यू इन इंडिया, रिजर्वेशन जो है आरक्षण, जो नौकरी वगैरह में आरक्षण मिलता है, वो कैसा एक इश्यू बना हुआ है, कंटेंशियस, वहाँ पर कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो कंटेंशियस को कंट्रोवर्सी से भी आप याद कर सकते हो, और कंटेंशियो का मीनिंग ही वर्ड का उसका रूट का होता है डिस्प्यूट या फिर क्वारल। डिस्प्यूटेबल है कोई चीज़, कंट्रोवर्शियल है और आर्ग्यूमेंटेटिव है, तो ये तीन हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, ठीक है। अच्छा एक तरफ तो कंट्रोवर्शियल है तो इसका उल्टा रहेगा अनकंट्रोवर्शियल, पीसफुल रहेगा और अग्रीएबल, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। तो कंटेंशियस को कंट्रोवर्सी से याद कर सकते हैं, देख रहे हो बेटा कितने आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। तो इसको हमने निमोनिक्स और रूट्स दोनों के थ्रू चलेंगे, जहाँ पर निमोनिक्स सेट होंगे वहाँ पर निमोनिक्स से चलेंगे, अदरवाइज रूट से हम इसको याद कर लेंगे। अगला वर्ड है डिस्ट्रस्ट, नाउन भी है वो भी है, इसका मतलब होता है अविश्वास, लैक ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी, ट्रस्ट की कमी है अगर, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रस्ट। डिस का मतलब होता है नोट, यानी कि उल्ट निगेटिव हो गया, और ट्रस्ट, जिस किसी चीज़ में आपको अगर ट्रस्ट नहीं है, डिसट्रस्ट, ट्रस्ट नोट मतलब नहीं है ट्रस्ट, तो मतलब क्या डिस्ट्रस्ट है, अविश्वास है। पब्लिक डिस्ट्रस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस इज ग्रोइंग, पब्लिक का जो अविश्वास है ना पॉलिटिशियंस के अंदर वो बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। डाउट करना, सस्पिशन और मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट भी हो सकता है, मिसट्रस्ट भी हो सकता है, मिस और डिस दोनों क्या है, नेगेटिव रूट्स हैं, नेगेटिव प्रीफिक्स है। तो डाउट, सस्पिशन, सस्पिशन को मार्क भी कर सकते हो, मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट तो एक जैसा है, ठीक है। अविश्वास है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट ही नहीं है। अब इसका उल्टा क्या रहेगा फिर एंटोनियम, ट्रस्ट, फेथ और कॉन्फिडेंस, ये तीनों रहेंगे इसके एंटोनियम्स।
अगला वर्ड है पैक्ट। नाउन होता है संधि या फिर समझौते को बोलते हैं पैक्ट। अ फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, पार्टीज के बीच में एक फॉर्मल अग्रीमेंट हुआ है, उसको बोलते हैं पैक्ट। पैक्ड टुगेदर, पैक्ट क्या है? कोई चीज़ पैक टुगेदर, एक साथ पैक हो गई, मतलब एग्रीमेंट में है। भाई कोई दो चीज़ों को, दो लोगों को आपने एक साथ अगर पैक करा है तो मतलब क्या, वो कहीं ना कहीं एग्री करते होंगे, वरना तो लड़ेंगे। तो कोई चीज़ अगर पैक टुगेदर है तो मतलब क्या, पैक्ट, पैक्ट, ठीक है। तो पैक और टी से बन गया टुगेदर, तो पैक्ट हो गया ना। पैक मतलब पैक करा है और टी मतलब टुगेदर, तो एक साथ अगर पैक कर दिया मतलब अग्रीमेंट में है। पैक्ट, पैक ऑफ रूल्स साइंड, या फिर पैक्ट का मतलब क्या है कि बहुत सारे रूल्स का एक साथ में पैक लगा हुआ है, ठीक है। तो संधि है, समझौता है, एक अग्रीमेंट है, उसको बोलते हैं पैक्ट। रूट एक्सप्लेनेशन, पैक्टम का मतलब होता है अग्रीमेंट, तो इससे बना हुआ वर्ड है तो पैक्ट। तो पैक्ट तो अभी क्लियर हो गया होगा भाई एकदम। द कंट्रीज साइंड अ डिफेंस पैक्ट, कंट्रीज ने क्या करा है, साइन करा है एक डिफेंस पैक्ट। पैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट, मतलब कंट्री एक साथ आ गई, देखो कंट्री को एक साथ पैक कर दिया, मतलब दोनों एग्री कर रही हैं, तो पैक्ट का मतलब क्या है, अग्रीमेंट। ट्रीटी हुई है, अग्रीमेंट हुआ है और डील हुई है, मार्क करेंगे ट्रीटी को। ट्रीटी का मतलब होता है संधि। एक तरफ अग्रीमेंट ट्रीटी है तो इसका उल्टा रहेगा डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट और डिस्कॉर्ड, मार्क करेंगे डिस्कॉर्ड को और मार्क करेंगे कन्फ्लिक्ट को। दोनों अच्छे वर्ड्स हैं। ये जो मैं वर्ड्स मार्क करता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो मैं नंबरिंग में वर्ड आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एक अलग से नोटबुक बनाएंगे, उनमें इनको ज़रूर लिखेंगे और सिंगल वर्ड में इनका मीनिंग लिखेंगे, जिससे कि आप स्पीड में याद कर पाएँ। अगला वर्ड है इनकंसीवेबल, एडजेक्टिव होता है, अकल्पनीय को बोलते हैं इनकंसीवेबल। इम्पॉसिबल टू इमेजिन, जिस चीज़ को आप इमेजिन ही नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनकंसीवेबल। इन का मतलब होता है नॉट, यानी कि नहीं कर सकते, और कंसीव यानी कि उसको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। कोई चीज़ आपको कंसीव करना, इमेजिन करना ही मुश्किल है तो वो कैसी, अकल्पनीय है। लैटिन वर्ड है कॉन्सीपर, रूट है लैटिन की कॉन्सीपर, इसका मतलब होता है इमेजिन करना। तो जिस चीज़ को आप इन मतलब नेगेटिव, जिस चीज़ को आप कॉन्सीपर नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं इनकंसीवेबल। कॉन्सीपर या फिर कंसीडर नहीं कर सकते, जिस चीज़ को आप सोच ही नहीं सकते, जिस चीज़ को आप, उसको बोलते हैं इनकंसीवेबल। इट्स इनकंसीवेबल दैट द सन वॉन्ट राइज टुमारो, ये बिल्कुल अकल्पनीय बात है, इसको आप कंसीव ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते इस बात को कि कल सूरज नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, सूरज तो रोज निकलता है। तो ये तो इनकंसीवेबल बात हो गई, अनइमेजिनेबल हो गई, इनक्रेडिबल हो गई और अनबिलीवेबल हो गई। तो ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे बिलीवेबल, जिसको आप बिलीव कर सकते हो, पॉसिबल है, और कंसीवेबल है, आप उसको कंसीव कर सकते हो, उसको आप इमेजिन कर सकते हो। नेक्स्ट अगला वर्ड है रिआइट्रेट, वर्ब होता है दोहराना, टू रिपीट फॉर क्लैरिटी और एम्फेसिस। कितनी बार बता चुका हूँ, बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ इस वर्ड को। रीआइट्रेट करना मतलब रिपीट करना, क्लैरिटी के लिए या फिर एम्फेसिस के लिए। अच्छा, आप किसी चीज़ को रिपीट कब करोगे, या तो उसकी और क्लैरिटी देना चाहते होंगे आप लोगों को, या फिर बहुत जोर देकर किसी बात को कहना चाह रहे हो तब रिपीट करोगे। तभी तो दो ही सेंस में तो आप रिपीट करोगे चीज़ों को। तो री का मतलब अगेन दोबारा से, और आइट्रेट करना मतलब रिपीट करना। तो दोबारा से किसी चीज़ को आइट्रेट करना, कहना, से करना, कहना, ठीक है, से करना, कहना, तो उसका मतलब होता है रीआइट्रेट करना, दोबारा से कहना। टीचर्स क्या करते हैं, रीआइट्रेट तो करते हैं, बार बार एग्जाम के दौरान क्या करते हैं, रीआइट्रेट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को रीआइट्रेट करते हैं, दोबारा से बताते हैं। तो टीचर ने रीआइट्रेट करा और स्टूडेंट ने फाइनली उस चीज़ को समझ लिया। लैटिन वर्ड है आइटरेर, आइटरेट का मतलब होता है रिपीट करना। द कोच रीआइट्रेटेड द रूल्स बिफोर द मैच, कोच ने रीआइट्रेट करा, दोबारा से रिपीट करा रूल्स को मैच शुरू होने से पहले। रिपीट करना, रीस्टेट करना, रिकैप करना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क कर सकते हैं आप इसमें से रिकैप को। रीस्टेट, री का मतलब दोबारा, स्टेट मतलब बोलना, दोबारा से स्टेट करना, स्टेटमेंट देना। रिपीट, तो ये तो सिंपल वर्ड है। एक तरफ तो भाई रिपीट करा जा रहा है, रीस्टेट करा जा रहा है, इसका उल्टा एंटोनिम रहेगा विदहोल्ड करना, साइलेंस, बिल्कुल सप्रेस करना, दमन करना। तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है हॉरिफिक, एडजेक्टिव होता है भयानक। कोई चीज़ अगर भयानक है, हॉरिफिक है, कॉजिंग एक्सट्रीम हॉरर या फिर शॉक, किसी चीज़ से बहुत हॉरर हो रहा है, डर पैदा हो रहा है, शॉक लग रहा है, उसको बोलते हैं हॉरिफिक। हॉरर मूवीज सीन कैसे होते हैं, हॉरिफिक होते हैं। हॉरर मूवी कैसी होती है, भूतों वगैरह वाली, तो वहाँ पर क्या लगता है, डर लगता है, भय लगता है। तो हॉरिफिक क्या हो गया, जो चीज़ डरावनी है, भयानक है, उसको बोलते हैं हॉरिफिक। रूट एक्सप्लेनेशन, हॉरर इसका एक लैटिन रूट है, इसका मतलब होता है शडर करना या फिर फियर, यानी कि डर पैदा होना, तो उसको बोलते हैं हॉरिफिक। द हॉरिफिक एक्सीडेंट मेड हेडलाइंस, एक हॉरिफिक एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसने हेडलाइन बनाई, न्यूज़ की हेडलाइन में वो आया फिर एक्सीडेंट के बारे में। टेरिबल, ड्रेडफुल और फ्राइटफुल, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। टेरिबल भी अच्छा वर्ड है, ड्रेडफुल भी अच्छा वर्ड है और फ्राइटफुल भी अच्छा वर्ड है, तीनों को आप मार्क करेंगे, एग्जाम में तीनों ही आए हैं। एंटोनिम्स रहेंगे प्लेजेंट, डिलाइटफुल और कंफर्टिंग, जिससे आपको आराम मिलेगा, जिससे आप डिलाइट रहेंगे, खुश रहेंगे और प्लेजेंट रहेंगे, तो ये तीनों हो जाते हैं इसके
एंटोनिम्स। प्लीजेंट को मार्क कर सकते हैं और डिलाइटफुल को भी मार्क कर सकते हैं। कंफर्टिंग तो वही है जो चीज़ आपको कंफर्ट दे रही है, आराम दे रही है। नेक्स्ट अगला वर्ड है एनेक्स। वर्ब होता है कब्जा करने को बोलते हैं एनेक्स करना। टू ऐड टेरिटरी और अटैच फोर्सफुली, किसी की टेरिटरी को अपने टेरिटरी में शामिल कर लेना उसको बोलते हैं एनेक्स करना। एन नेक्स्ट, दो वर्ड से बना ना, एन और नेक्स्ट। एनेक्स्ट का मतलब क्या है, एन नेक्स्ट, तो अगली जो जमीन है उसको अपने अंदर ले लेना। ऐड द नेक्स्ट लैंड, अगली लैंड को अपने पास ले लेना। एनेक्स करना, नेक्स्ट लैंड को अपने पास ले लेना। लैटिन वर्ड है एनेक्सस, इसका मतलब होता है टाइड टू, बांध लेना। तो मतलब अपनी लैंड में बांध रहा है, तो मतलब क्या कर रहा है, वो कब्जा कर रहा है दूसरी में। तो एनेक्स का मतलब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। द एम्पायर एनेक्स्ड 2 प्रोविंसेस। एम्पायर है कोई एक राज्य है, एम्पायर, उसने एनेक्स कर लिया, कब्जा ले लिया 2 प्रोविंसेस का। 2 प्रोविंस को मतलब क्या बोलते हैं, 2 रियासत बोल सकते हैं आप प्रोविंस को हिंदी में। तो 2 रियासतों को अपने अंदर एनेक्स कर लिया, शामिल कर लिया, उन पर कब्जा ले लिया। सीज करना, कब्जा करना, ऑक्यूपाई कर लेना और अटैच कर लेना, अपने अंदर शामिल कर लेना। सीज को मार्क कर सकते हो और अटैच को कर सकते हो। एक तरफ तो अटैच करा गया, सीज करा गया, कब्जा करा गया, दूसरी तरफ सरेंडर कर दिया, वापस दे दिया, रेलिंक्विश कर दिया और अबेंडन यानी कि छोड़ दिया। मार्क कर सकते हैं इसमें से आप रेलिंक्विश को और अबेंडन को। 1 वर्ड्स में मैंने अबेंडन वगैरह आपको पढ़ा रखे हैं। अबेंडन का मतलब ही होता है त्यागना या फिर छोड़ना। अगला वर्ड है कंसीड। वर्ब होता है स्वीकार करने को बोलते हैं कंसीड करना। टू एडमिट समथिंग रिलक्टेंटली, सरेंडर करना। कंसीड करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ को आप एडमिट कर ले रहे हो या सरेंडर कर रहे हो, उसको बोलते हैं कंसीड करना। स्वीकार करना, एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना। कौन का मतलब टुगेदर, साथ में, और सीड करना मतलब एक्सेप्ट करना। तो साथ में अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो यानी कि यील्ड कर रहे हो, किसी चीज़ को मान ले रहे हो। प्लेयर्स कंसीड करते हैं डिफीट, एडमिट करते हैं लॉस को। फाइट हो रही होती है, एक फाइटर दूसरे फाइटर को मार रहा होता है, तो दूसरा फाइटर क्या करता है, टैप करता है ग्राउंड पर या फिर उसके हाथ पर, शोल्डर पर, कहीं पर 3 बार ऐसे करके टैप कर देता है। तो टैप करने का मतलब क्या है, कंसीड कर रहा है वो, यानी कि वो कर रहा है एक्सेप्ट, अपनी हार को मान ले रहा है। लैटिन रूट है कंसीडर, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना या फिर इसको एडमिट करना या फिर एक्सेप्ट करना। कंसीडर, ठीक है, तो इससे बना है कंसीड, यहाँ तक आ जाएगा कंसीड, तो इसी से बन गया कंसीड। ही कंसीडर डिफीट आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन के बाद उसने अपनी हार को क्या करा है, कंसीड करा है। साथ में, कौन मतलब टुगेदर और सीड मतलब मान लेना। तो साथ में एक चीज़ को मान लेना मतलब कंसीडर कर लेना कि भाई हाँ मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली, एडमिट कर ली है। एडमिट करना, यील्ड करना, एक्सेप्ट करना, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे डिनाई करना, मना कर देना, खारिज कर देना, रिफ्यूज़ करना और रेजिस्ट करना। रिफ्यूट भी हो जाएगा इसका, रिफ्यूट, ठीक है, रिफ्यूट अच्छा वर्ड भी है, इसको मार्क करेंगे। डिनाई, रिफ्यूज़ और रेजिस्ट। नेक्स्ट अगला वर्ड है प्रिवेल। वर्ब होता है जीतना या फिर प्रभावी होने को बोलते हैं प्रिवेल करना। टू विन और प्रूव सुपीरियर, विन कर जाना, जीत जाना या फिर सुपीरियर साबित हो जाना, उसको बोलते हैं प्रिवेल करना। प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी कि पहले से ही, और वेल मतलब स्ट्रॉन्ग। तो मतलब कोई चीज़ अगर आप पहले से ही वेल कर रहे हो, आपको पहले, अच्छा आपने कोई केस किया, किसी व्यक्ति ने कोई कांड कर दिया, कोई क्राइम कर दिया और उसको पहले प्री वेल मिल गई, पहले ही बेल मिल गई, तो वो तो पहले ही जीत गया, विन कर गया। तो ट्रुथ विल प्रिवेल, मतलब ट्रुथ की हमेशा क्या हो जाती है, विन करता है, जेल में उसकी जीत होती है। जस्टिस विल प्रिवेल इन द एंड, जस्टिस क्या करेगा, प्रिवेल करेगा, यानी कि जीत जाएगा, उसकी जीत होगी इन द एंड, लास्ट में। ट्रियम्फ विक्ट्री को बोलते हैं, मार्क भी कर लो इसको, ट्रियम्फ को। डोमिनेट करना और सक्सीड, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो जीत रहे हैं, विन हो रही है, ट्रम्प हो रही है, दूसरी तरफ इसका उल्टा रहेगा, फेल, लूज और सरेंडर, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है इन्वेड। वर्ब होता है आक्रमण करने को बोलते हैं इन्वेड करना। टू एंटर फोर्सफुली एज एन एनिमी, एक एनिमी के रूप में किसी की टेरिटरी में एंटर करना, उसको बोलते हैं इन्वेड करना, आक्रमण करना। इन का मतलब एंटर, अंदर जाना, और वेड मतलब रेड करना। किसी की टेरिटरी में आप इन गए, अंदर गए और वेड कर दिया आपने, यानी कि रेड कर दिया, तो मतलब क्या, एंटर टू रेड, आप रेड करने के लिए अंदर बढ़ गए, तो इन्वेड कर दिया मतलब आपने आक्रमण कर दिया। गेम है कि स्पेस इन्वेडर्स, तो वो क्या करते हैं, इन्वेजन करते हैं, आक्रमण करते हैं। रूट एक्सप्लेनेशन, इन्वेडर का मतलब होता है एंटर करना अग्रेसिवली, अग्रेसिव तरीके से, एकदम हिंसक तरीके से आप एंटर कर रहे हो किसी की टेरिटरी में, मतलब क्या, आप आक्रमण कर रहे हो, इन्वेड कर रहे हो। इनवेड, इन मतलब अंदर गए, वेड मतलब रेड करने, तो मतलब क्या, आक्रमण करने गए, इन्वेड। द आर्मी इन्वेडेड द बॉर्डर, आर्मी ने इन्वेड कर दिया मतलब अंदर रेड कर दी, बॉर्डर के अंदर, तो मतलब क्या, आक्रमण करा है, कब्जा लेने के लिए, अटैक किया। एनक्रोच कर लिया, कब्जा लिया, और ऑक्यूपाई कर लिया, तो एनक्रोच को मार्क करेंगे। ऑक्यूपाई का और अटैक का तो आपको पता है। एंटोनिम्स रहेंगे रिट्रीट, विड्रॉ करना मतलब निकल जाना वहाँ से, और डिफेंड करना, अपने आप को बचाना। ये तीनों, एक तरफ तो कब्जा करना, आक्रमण करना, दूसरी तरफ डिफेंड करना, या तो अटैक करते हो या डिफेंड करते हो, एक ही तो काम करना होता है, तो यहाँ पर डिफेंड हो गया इसका एंटोनियम। ठीक है जी, तो ये वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है भाई आज तो आपको सारे के सारे यहीं पर रट गए होंगे।
अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। डेली अब हम यही करेंगे, निमोनिक्स या फिर रूट के थ्रू आपको याद करवा दिया जाएगा सब कुछ, जिससे कि आपकी परमानेंट मेमोरी में चीज़ें चली जाएँ। एक बार अगर आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो भाई, आप अगर इसको पीडीएफ से भी रिवाइज कर लेंगे ना, तब भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें सारे बच्चे, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सारी पीडीएफ वहाँ पर ही अवेलेबल हो जाती हैं, और वहाँ पर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दिए जाते हैं कभी कभी। तो फिर ये बहुत अच्छा है, टेलीग्राम को सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस विद ओपन आर्म्स, खुले दिल से, वार्मली, विद ग्रेट एक्सेप्टेंस। विद ओपन आर्म्स, अच्छा आप अगर किसी को खुले दिल से, मतलब आप कहते हो कि आ जाओ भाई, तो आप क्या करते हो ओपन आर्म्स से? आप तो बिल्कुल खुले दिल से करते हो। बच्चे को आप गोद में उठाते हो, खुले दिल से उठाते हो। ओपन आर्म्स, तो ये क्या, विद ओपन आर्म्स मतलब खुले दिल से, एकदम वार्मली। विद ग्रेट एक्सेप्टेंस, शी वेलकम हर सन विद ओपन आर्म्स, उसने अपने बच्चे का स्वागत किया कैसे? ओपन आर्म्स के साथ, मतलब खुले दिल से। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, व्यर्थ प्रयास करना, टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग होपलेस। फ्लॉग का मतलब होता है पीटना। घोड़ा मर गया, अब आप उसको पीट रहे हो कि चल भाई खड़ा हो, चल भाई दौड़, चल भाई दौड़, तो मतलब क्या, आप फ्लॉग कर रहे हो डेड हॉर्स को, मतलब क्या, वेस्ट एफर्ट कर रहे हो। अब वो उठने वाला तो है नहीं, आपको लग रहा है वो सो रहा है, लेकिन वो डेड हो गया, मर गया, तो मरा हुआ थोड़ी ना उठेगा। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है बिना बात के प्रयास करना, व्यर्थ प्रयास करना। आर्ग्यूइंग अबाउट दैट ओल्ड इश्यू इज लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। आर्ग्यू करना एक पुराने मुद्दे पर, तो वो क्या है, एक ओल्ड हॉर्स को फ्लॉग करने जैसा है, मतलब वेस्ट एफर्ट्स है। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, पुरस्कार और दंड की नीति। अ पॉलिसी ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, दोनों नीतियां हैं। एक भाई, एक तरफ तो आपने गाजर लटका दी है, तो जिससे कि लोग लालच में आएंगे उसको खाएंगे, और दूसरी तरफ आपने क्या कर दिया है, छड़ी से आप उसकी पिटाई करेंगे या स्टिक से आप उसकी पिटाई करेंगे। तो क्या, पुरस्कार की भी नीति है और दंड की भी। द टीचर यूज्ड अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच टू डिसिप्लिन स्टूडेंट, टीचर ने यूज़ करा है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, पुरस्कार भी दे सकता है वो अच्छे काम के लिए, और दंड भी दे सकता है, तो दोनों अप्रोच एक साथ लगाई हैं, तो उसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, जिससे कि बच्चों में डिसिप्लिन बना रहे। 40 विंग्स, थोड़ी सी नींद लेने को एक शॉर्ट नैप को बोलते हैं 40 विंग्स। अच्छा 40 विंग्स होते कितने, बहुत जल्दी हो जाते हैं यार। आप 40 विंग्स, आप अपनी आंखों को टिमटिमाइए, तो 40 बार आंखों को टिमटिमाना बहुत छोटा सा है ना, तो जब बहुत छोटा सा है तो एक छोटे से नैप को, नैप का मतलब होता है नींद लेना शॉर्ट टाइम के लिए, उसी को बोलते हैं 40 विंग्स। ही टुक 40 विंग्स बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले उसने एक शॉर्ट नैप लिया है, छोटी सी नींद ली है, हल्की सी झप्पी जिसको बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब्स, पहला है ब्रेक इन, इसका मतलब होता है जबरन प्रवेश करना। देख रहे हो बेटा, एक सिंगल क्लास में कितना कुछ मिल जा रहा है। फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, सब कुछ भाई, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ कवर करते हैं हम इस क्लास में। तभी तो मैं कहता हूँ ये बेस्ट क्लास है यूट्यूब पर, ऐसी थोड़ी ना बोल देता हूँ। ब्रेक इन का मतलब होता है जबरन प्रवेश करना, एंटर करना इलीगली और इंटरप्ट। ठीक है, एंटर करना इलीगली और इंटरप्ट करना। आप मुझे बताएंगे ब्रेक इन का, आज हमने एक वर्ड पढ़ा है ऊपर, वो आप मुझे बता देंगे कमेंट में कि हमने क्या वर्ड पढ़ा है। ब्रेक इन, कब्जा लेने को क्या बोलते हैं, ज़बरदस्ती। ठीक है, बता दूं, मैं ही बता दूं, चलिए भाई। इन्वेड पढ़ा था, इन्वेड, तो इन्वेड का मतलब क्या होता है, ब्रेक इन करना, जबरन अंदर जाकर एंट्री करना इलीगल तरीके से। थीव्स ब्रोक इन एट मिडनाइट, थीव्स ने क्या करा है, अंदर घुस गए हैं मिडनाइट में, तो मतलब क्या, एंट्री करी है इलीगल तरीके से। नेक्स्ट, ब्रेक इनटू, जबरन प्रवेश करना, अचानक शुरू करना। एंटर करना, फोर्सफुली स्टार्ट सडनली, कोई चीज़ अचानक से शुरू हो गई, ब्रेक इनटू हो गई, मतलब लाफ्टर हुआ। शी ब्रोक इनटू टीयर्स हियरिंग द न्यूज़, अब ये दूसरी वाली का मतलब है अचानक शुरू हो जाना, तो एक तो मीनिंग इसका यही हो गया कि जबरन प्रवेश करना, वही इन्वेड वाला। दूसरा मीनिंग इसका आएगा ब्रेक इनटू टीयर्स, मतलब क्या, वो फूट गई, मतलब अचानक से उसके अंदर, उसकी आंखों में टीयर्स आ गई, हियरिंग द न्यूज़, कोई न्यूज़ सुनकर, होती ना कोई न्यूज़ सुन लेते हैं, कोई खतरनाक न्यूज़ होती है तो उसके बाद क्या होता है, अचानक से आंसू आ जाते हैं। ब्रोक इनटू, शी ब्रोक इनटू टीयर्स हियरिंग द न्यूज़। ब्रेक ऑफ, तोड़ देना या फिर ख़त्म करना। टू एंड अ रिलेशनशिप और स्टॉप सडनली, किसी चीज़ को रोक देना, ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ करना। दे ब्रोक ऑफ देयर एंगेजमेंट, उन्होंने अपनी एंगेजमेंट को ब्रोक ऑफ कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक कोई चीज़ शुरू हो गई। तो बिगिन सडनली, वॉर, फायर, डिजीज़, कोई चीज़ शुरू हो गई, तो मतलब क्या, ब्रेकआउट हो गया। अ फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट, मार्केट में एक फायर यानी कि आग क्या हो गई, ब्रेकआउट हो गई, यानी कि आग लगना शुरू हो गई मार्केट के अंदर। तो ये आज के फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हुए। अब हम करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। पहला है रेंगल, डब्ल्यू साइलेंट है इसमें, रेंगल। वर्ब बी ए नाउन बी एस का मतलब होता है झगड़ा करना, विवाद करना। टू आर्ग्यू और क्वेरल नॉइजिली, बहुत शोर शराबे के साथ क्वेरल करना, झगड़ा करना, उसको बोलते हैं रेंगल करना। रेंगल भाई, रेसल, डब्ल्यू आर, रेसल, रेसल और टेंगल। अगर आप रेसल कर रहे हो, कोई व्यक्ति अगर रेसल कर रहा है लेकिन वो गलत एंगल से रेसल कर रहा है, मतलब क्या, लड़ाई बहुत गंदे तरीके से हो गई। एक तो होता है रेसल, क्या होता है, लड़ाई का एक खेल होता है,
लेकिन उसका एंगल ही बदल गया, गलत तरीके से उसको करा जाने लगा, तो मतलब रेंगल हो रहा है, अब झगड़ा हो चुका है शुरू। रेंगल, वाइड एंगल फाइट को बोल सकते हो आप, रेंगल करना। द पॉलिटिशियंस रेंगल ओवर द बिल। पॉलिटिशियन क्या करते हैं, वो रेसलिंग नहीं करते, वो करते हैं रेंगल, यानी कि वो गलत एंगल से रेसल करते हैं, मतलब फाइट करते हैं गलत तरीके से, तो झगड़ा करने को बोलते हैं रेंगल करना। तो पॉलिटिशियन ने रेंगल करा, झगड़ा करा बिल के ऊपर। क्वारल करना, डिस्प्यूट और ब्राउल, ये तीन हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे ब्राउल को, डिस्प्यूट और क्वारल का तो आपको पता है। एक तरफ तो भाई झगड़ा हो रहा है ना, झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है, दूसरी तरफ अग्रीमेंट में है चीज़ें, हारमनी है, और अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, संधि, ठीक है। अकॉर्ड का भी ऊपर आपको मैंने एक वर्ड पढ़ाया था आज, पैक्ट। तो पैक्ट का मतलब क्या, एग्रीमेंट, तो वही होता है अकॉर्ड, पैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम याद करते हुए चलेंगे साथ के साथ, तो फिर ये आज की वोकैब भी पक्की हो जाएगी, ठीक है जी। अगला वर्ड पंक्टिलियस, एडजेक्टिव होता है, नियम प्रिय है कोई चीज़, अत्यधिक सावधान है, उसको बोलते हैं पंक्टिलियस। पेइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और रूल्स, भाई कोई चीज़, किसी चीज़ को अगर आप अटेंशन दे रहे हो बहुत ज़्यादा, डिटेलिंग को किसी चीज़ के कानून को, तो उसको बोलते हैं पंक्टिलियस। पंक्चुअल प्लस मेटिकुलस, आप पंक्चुअल हैं या तो समय से पहुंच जाते हो, और मेटिकुलस हैं आप बहुत ज़्यादा ध्यान भी देते हो, तो आप कैसे हो, पंक्टिलियस। दो वर्ड से बन गया ना, पंक्चुअल और मेटिकुलस, पंक्टिलियस। पॉइंट्स का मतलब होता है पंक्ट करना, नोटेड केयरफुली, बहुत केयरफुली आप ध्यान दे रहे हो, पंक्चुअल हो बिल्कुल, लेकिन ध्यान भी देते हो, तो पंक्टिलियस हो। रूट एक्सप्लेनेशन, पंक्टम वर्ड होता है रूट, इसका मीनिंग होता है पॉइंट। पंक्टम का मतलब होता है पॉइंट, यानी कि जो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेगा, बहुत ध्यान से चीज़ों को करेगा, उसको बोलते हैं पंक्टिलियस। ही वॉज पंक्टिलियस इन हिज मैनर्स, अपने मैनर्स के अंदर वो कैसा था, पंक्टिलियस था, काफ़ी ज़्यादा नियम प्रिय था। मेटिकुलस, प्रिसाइज और स्क्रूपुलस, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे स्क्रूपुलस को, प्रिसाइज को भी मार्क करेंगे, और मेटिकुलस, तीनों वर्ड्स अच्छे हैं। एंटोनिम्स रहेंगे केयरलेस, नेग्लिजेंट और कैजुअल। तो पंक्टिलियस से मतलब समझ में आ गया ना, बहुत ही नियम वगैरह को बहुत ध्यान से करता है वो, अत्यधिक सावधान व्यक्ति है, एकदम प्रिसाइज तरीके से चीज़ों को करता है। नेक्स्ट अगला वर्ड है एब्सर्ड, एडजेक्टिव होता है बेतुका, रेडिकुलस और इलॉजिकल। कोई चीज़ बहुत रेडिकुलस है, इलॉजिकल है, उसको बोलते हैं एब्सर्ड। बेतुका है, बेढंगा है। एब्सर्ड यानी कि अपोजिट साउंड ऑफ रीजनिंग। एब्सर्ड आपको सुनने से ऐसा नहीं लग रहा कि इतना अजीब सा है, तो मतलब एब्सर्ड है कोई चीज़, बेढंगी है, बेतुकी है। लैटिन वर्ड है एब्सर्डस, इसका मतलब होता है आउट ऑफ ट्यून, कोई चीज़ अगर ट्यून से अलग है, बिल्कुल बिल्कुल ही अलग तरीके से काम कर रही है, लॉजिकल ही नहीं है, तो वो कैसी है, एब्सर्ड है। द आइडिया ऑफ लिविंग विदाउट ऑक्सीजन इज एब्सर्ड। ऑक्सीजन के बिना कोई रह सकता है क्या, नहीं, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि भाई ऑक्सीजन के बिना रह लेंगे, तो वो कैसा है, वो एब्सर्ड बात है, एकदम बेढंगी बेतुकी बात है। रेडिकुलस, इरेशनल और नॉनसेंसिकल, जिसमें कोई नॉनसेंस लगा हुआ है, कोई सेंस ही नहीं लग रहा है, तो उसको बोलते हैं एब्सर्ड। एक तरफ तो एब्सर्ड है, लॉजिकल है ही नहीं, इलॉजिकल है, इसका उल्टा रहेगा लॉजिकल, रीजनेबल और रैशनल, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है इनसैटिएबल, एडजेक्टिव होता है अतृप्त, जिसकी भूख ही ना मिटे। इम्पॉसिबल टू सेटिफाई, जिसको आप सेटिस्फाई ही नहीं कर सकते। इनका मतलब होता है नेगेटिव, इनका मतलब होता है नोट, और सैटिएट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। जो व्यक्ति कभी सेटिस्फाई ही नहीं होगा, तो वो कैसा है, इनसैटिएबल है। ही हैज़ एन इनसैटिएबल थर्स्ट फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए उसकी जो प्यास है वो कैसी है, इनसैटिएबल है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। इन नेगेटिव होता है, और सैटिएबल मतलब सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इनसैटिएबल जो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होगा। अनक्वेंचेबल, ग्रीडी, वोरेशियस, मार्क करेंगे वोरेशियस को, कितनी बार एग्जाम में आया भाई, डबल स्टार मार्क करो इस वर्ड को। तो अनक्वेंचेबल को भी मार्क कर लीजिए, इनका सबका मीनिंग होता है अतृप्त, जो सेटिस्फाई नहीं रहेगा। अब उल्टा क्या रहेगा फिर इसका, सेटिस्फाइड, कंटेंट यानी खुश है, और फुलफिल्ड है, बिल्कुल एकदम पर्याप्त, एकदम भरपूर है, तो तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। सारे वोकैब के हमने जितने भी वोकैब आज हम कवर कर रहे हैं, सारी हमने पढ़ ली है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आया है और ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करके मुझे बताएंगे, और वीडियो को अभी जितने बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे लाइक करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस डिटेल में। द हिंदू का एडिटोरियल है, टाइटल है न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत, ऑन द अलास्का समिट, अलास्का में अभी एक समिट हुआ, एक मीटिंग हुई, और उसमें एंड द यूक्रेन वॉर, और यूक्रेन वॉर के ऊपर, उसी के चलते ये समिट हुआ था, तो उसी के ऊपर आज का एडिटोरियल हमारा बेस्ड है। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, एक जियोपॉलिटिक्स की अच्छी खासी आपको झलक मिलेगी इससे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। यूक्रेन्स सिक्योरिटी कंसर्न्स मस्ट बी एड्रेस्ड फॉर लास्टिंग पीस। यूक्रेन की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसकी जो सिक्योरिटी की चिंताएं हैं, मस्ट बी एड्रेस्ड, मस्ट के साथ में बी आया, और बी के साथ में हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो मस्ट बी एड्रेस्ड, उसको एड्रेस करना चाहिए, उसको
संज्ञान में लेना चाहिए। फॉर लास्टिंग पीस, एक लंबी पीस के लिए, लंबी शांति के लिए। द मच एंटिसिपेटेड समिट बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सरपंच साहब, एंड हिज रशियन काउंटरपार्ट व्लादिमीर पुतिन इन एंकोरेज, अलास्का, did not yield a breakthrough on the Ukraine war but appeared to narrow the gaps between their positions on how to end the conflict. मच एंटिसिपेटेड समिट था, बहुत लोग इसमें अटकलें लगाए हुए थे कि इसमें कुछ हल निकलेगा। बिटवीन द यूएस डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सरपंच साहब, एंड हिज काउंटर पार्ट, रशियन काउंटर पार्ट। अब देखो काउंटर पार्ट स्टार्टिंग में पढ़ाया था, काउंटर पार्ट का मतलब उसी के जैसा, उसी के पार्ट पे, उसी के जैसा पार्ट प्ले कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के जैसा कौन हो गया? वहाँ का राष्ट्रपति रशिया का, व्लादिमीर पुतिन। एंकोरेज, अलास्का में ये मीटिंग हुई। डिड नॉट यील्ड अ ब्रेक थ्रू, वहाँ पर कोई विन नहीं हुई, कोई कामयाबी वहाँ पर नहीं मिली उस चीज़ की, ऑन द यूक्रेन वॉर, यूक्रेन वॉर के ऊपर। बट अपीयर्ड टू नैरो, लेकिन ऐसा दिखा कि उसने कम करा है, नैरो करा है गैप को, किस चीज़ के? बिटवीन देयर पोजीशन, उनकी जो पोजीशन थी दोनों देशों की, उस चीज़ को कहीं ना कहीं कम किया है। ऑन हाउ टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई ये युद्ध कैसे खत्म हो, उस पोजीशन को और उसने कमज़ोर किया है। While Ukraine was the most contentious issue on the agenda, the summit was significant for several reasons. एक तरफ जो यूक्रेन था वो कंटेंशियस था। कैसा था? कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब क्या है? कि वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा था? वो आर्ग्यूमेंट्स में था। तो यूक्रेन आर्ग्यूमेंट्स में था। इशू ऑन द एजेंडा, तो कहीं ना कहीं मोस्ट कंटेंशियस जो इशू है जिसमें झगड़ा हो सकता है, एक एजेंडा। समिट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर सेवरल रीजंस, समिट इंपॉर्टेंट तो था बहुत सारी वजह से, लेकिन जो यूक्रेन था वॉज द मोस्ट कंसेंसस इशू। उस समिट में बहुत सारे डिस्कशन हुए, बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, लेकिन यूक्रेन वॉर जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके अंदर कंटेंशियस इशू था, काफ़ी विवादास्पद एक मामला था। Relations between the world's two largest nuclear powers have been defined by hostility and mutual distrust. जो रिलेशंस है ना बिटवीन वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर्स हैव बीन डिफाइंड बाय हॉस्टिलिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। दो ऐसे बड़े देशों के बीच में, न्यूक्लियर पावर्स हैं बहुत बड़े, रशिया और अमेरिका, उनके बीच की जो रिलेशंस हैं हैव बीन डिफाइंड बाय हॉस्टिलिटी एंड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट। तो इनके जो रिलेशंस को दिखाया जाता है वो कैसे? हॉस्टिलिटी से और म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट से दिखाया जाता है। अ स्टेबल प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ न्यू आर्म कंट्रोल पैक्ट hinted by Mr. Putin are critical not just for stability in Eastern Europe but also for broader global stability. एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जो हम पहले से ही चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप, एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ न्यू आर्म्स कंट्रोल पैक्ट, एक नया पैक्ट है, पैक्ट मतलब एक अग्रीमेंट, न्यू आर्म्स कंट्रोल, कि जो आर्म्स बना लिए हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है। हिंटेड एट बाय मिस्टर पुतिन ने इस समिट के अंदर उसका हिंट दिया, और उन्होंने कहा कि ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन आर्म्स को कंट्रोल करना, नॉट जस्ट फॉर स्टेबिलिटी, खाली स्टेबिलिटी के लिए नहीं, इन ईस्टर्न यूरोप, केवल ईस्टर्न यूरोप में, पूर्वी यूरोप में स्टेबिलिटी के लिए नहीं, बट ऑल्सो, बल्कि किस चीज़ के लिए? और फॉर ब्रॉडर ग्लोबल स्टेबिलिटी, और पूरे विश्व की ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Yet rebuilding Russo-American ties in inconceivable without peace in Ukraine. Yet, लेकिन फिर भी रीबिल्ड करना रशियन और अमेरिकन टाइज को, रसो मतलब रसिया से है, रूस से संबंधित है, और अमेरिकन अमेरिका से, रूस और अमेरिका के टाइज यानी कि संबंधों को रीबिल्ड करना, फिर से ठीक करना, तो ये क्या है? इज इनकंसीवेबल मतलब आप कंसीव नहीं कर सकते, आप सोच ही नहीं सकते, अकल्पनीय बात है ये, विदाउट पीस इन यूक्रेन। अगर यूक्रेन में पीस नहीं हुई तो रशिया और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उनको इनकंसीव है, आप उसको सोच भी नहीं सकते कि उनको सुधारा जा सकता है, उनको रीबिल्ड किया जा सकता है। ऑल साइड्स इन द यूक्रेन वॉर पब्लिकली क्लेम दैट दे आर कमिटेड टू पीस बट दे डिफर शार्पली ऑन हाउ टू अचीव इट। ऑल साइड, जितनी भी साइड्स रहती हैं इन द यूक्रेन वॉर के अंदर जितनी भी पार्टीज शामिल रहती हैं वो इसका देख रही हैं, कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही हैं, वॉज पब्लिकली इस वॉर में पब्लिकली क्लेम करती हैं, ये सारे लोग जितने भी देश हैं ये पब्लिकली क्लेम करते हैं कि भाई वो कमिटेड हैं पीस के लिए, शांति के लिए, बट दे डिफर शार्पली ऑन हाउ टू अचीव इट, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिल्कुल विरोधाभास में है, वो इस चीज़ को अचीव कैसे करेंगे ये बात किसी को नहीं पता। कितना समय हो गया कि लंबे समय से यूक्रेन और रशिया के बीच में संघर्ष चल रहा है,
अगर सारी पार्टीज कमिटेड हैं पीस के लिए, तो फिर वहाँ पर पीस स्थापित हो क्यों नहीं रही है? यूक्रेन एंड इट्स यूरोपियन पार्टनर्स हैव कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सीजफायर, अ डिमांड रीआइटेटेड बाय मिस्टर ट्रम्प बिफोर मीटिंग मिस्टर पुतिन। यूक्रेन और इसके यूरोपियन पार्टनर्स जो हैं, उन्होंने कॉल फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करा है या डिमांड करा है, किस चीज़ के लिए? एक इमीडिएट सीजफायर के लिए, कि भाई युद्ध विराम कर दिया जाए। एक डिमांड ऐसी है ये जो रियाइटेड, वहाँ पर सीज फायर को इतनी बार बोला जा चुका कि भाई सीज फायर कर दीजिए, सीज फायर कर दीजिए, कितनी बार उसको रियाइटेड किया, रिपीट किया गया मिस्टर ट्रम्प सरपंच साहब के द्वारा, जो कि सारे फैसले करवा देते हैं। और बिफोर मीटिंग मिस्टर पुतिन, पुतिन से मिलने से पहले मिस्टर ट्रम्प साहब ने कई बार ये डिमांड करी कि भाई सीज फायर कर दीजिए, सीज फायर कर दीजिए। अभी तक तो वहाँ सीज फायर हो नहीं पाया प्रॉपर तरीके से। रशिया हैज़ रजिस्टर्ड कॉल्स फॉर अ सीज फायर, insisting instead on comprehensive peace agreement that addresses what Mr. Putin calls the conflict's root causes। रशिया ने रेजिस्ट करा, विरोध किया कि भाई अब हम कोई सीजफायर नहीं करेंगे। इंस्टीड ऑन अ कॉम्प्रहेंसिव पीस एग्रीमेंट मांगा उन्होंने कि भाई एक कॉम्प्रहेंसिव, एक बिल्कुल अच्छे से डिटेल में एक पीस एग्रीमेंट करवाया जाए, दैट एड्रेस, जो कि एड्रेस करेगा, जिसके अंदर शामिल रहेगा मिस्टर पुतिन की जितनी चीज़ें हैं, कन्फ्लिक्ट का जो रूट कॉज बताते हैं वो, उस चीज़ को वो एड्रेस करे। ऐसा एग्रीमेंट पुतिन ने डिमांड किया। मिस्टर ट्रम्प अपीयर्ड टू एंडोर्स द रशियन line when he said the best way to end the horrific war is to go directly to a peace agreement। मिस्टर ट्रम्प अप्रोच अपीयर, वो ऐसे दिखते हैं कि भाई वो एंडोर्स करना चाह रहे हैं रशियन लाइन को। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा कि वो एंडोर्स करना चाह रहे हैं, मतलब सपोर्ट करना चाह रहे हैं रशियन लाइन को, रशिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते दिख रहे हैं। द बेस्ट वे टू एंड द हॉरिफिक वॉर, उन्होंने कहा कि भाई जो सबसे बढ़िया तरीका ना इस हॉरिफिक, इस डरावने वॉर को, इस युद्ध को ख़त्म करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है डायरेक्टली जाइए आप पीस एग्रीमेंट के लिए, आप सीधा पीस एग्रीमेंट करिएगा। वाइल द डाउन साइड ऑफ द समिट वॉज इट्स फेलियर टू डिलीवर अ ब्रेक थ्रू, द पॉजिटिव साइड इज दैट इट ओपन अ डिप्लोमेटिक पाथ दैट कुड लीड टू कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जहाँ पर आप एक तरफ देखते हैं कि डाउन साइड ऑफ द समिट, इस समिट की जो एक ख़राब चीज़ है वो ये है कि भाई ये फेलियर रहा, एक ब्रेक थ्रू रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई भी नहीं हो पाया, एक ब्रेक थ्रू नहीं मिला, वहाँ पर कामयाबी नहीं मिली कि वे चीज़ों को वहाँ पर सुलटा दिया जाए। द पॉजिटिव साइड इज़ दैट, लेकिन पॉजिटिव साइड इसकी ये है कि इसने ओपन कर दिया एक डिप्लोमेटिक पाथ, वहाँ पर डिप्लोमेसी के थ्रू रास्ता निकाला जा सकता है, दैट कुड लीड टू कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिससे कि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रही है दोनों देशों के बीच में उसका सोल्यूशन हो जाए। रेजोल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूशन। मिस्टर ट्रम्प हु क्लेम दैट, जो ये क्लेम करते हैं दैट ही एंड मिस्टर पुतिन अग्रीड ऑन मैनी पॉइंट्स, जिन्होंने ये क्लेम किया, ये दावा किया, और इनके दावे पर तो भाई किसको विश्वास हो सकता है, वो सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है इनको। मिस्टर ट्रम्प, उन्होंने क्लेम किया कि भाई उन्होंने और मिस्टर पुतिन ने एग्री करा है बहुत सारे पॉइंट्स पर। उन्होंने बात करी है, स्पोक करा है यूरोपियन, नाटो और यूक्रेनियन लीडर्स से आफ्टर द मीटिंग के बाद। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट Volodymyr Zelensky is expected to visit the White House on Monday to discuss Mr. Putin's proposal। Ukrainian President Volodymyr Zelensky is expected to visit the White House on Monday। मंडे के दिन जेलेंस्की, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, व्हाइट हाउस जाएंगे अमेरिका, डिस्कस करने मिस्टर पुतिन के प्रपोजल को, कि मिस्टर पुतिन ने जो प्रपोजल दिया उसको डिस्कस करने के लिए जेलेंस्की फिर से व्हाइट हाउस जाएंगे। मिस्टर ट्रम्प ऑल्सो, ये वहीं जाएंगे व्हाइट हाउस जहां पर इनकी बेइज्जती करी थी इन्होंने, ट्रम्प साहब ने इनसे लड़ाई करी थी अपने घर बुलाकर। मिस्टर ट्रम्प हैज़ सजेस्टेड दैट इट इज़ नाउ अप टू जेलेंस्की टू स्ट्राइक अ डील विद रशिया, अ वेरी बिग पावर। मिस्टर ट्रम्प ने यह भी सजेशन दिया, इट इज़ नाउ अप टू जेलेंस्की, कि अब ये जेलेंस्की के ऊपर है कि वो एक डील को चुराए, स्ट्राइक अ डील मतलब एक डील करे रशिया के साथ में, एक बहुत बड़ा बिग पावर। देखो ट्रम्प के वर्डिंग देखो आप, ट्रम्प कह रहे हैं कि नाउ इट इज़ अप टू जेलेंस्की, अब ये जेलेंस्की के ऊपर है कि वो एक डील करें रशिया के साथ, और रशिया को फिर उन्होंने आगे ये भी कहा अ वेरी बिग पावर, एक बहुत बड़ी पावर बताया रशिया को। तो इनके शब्दों से ही पता लग रहा है कि ये किस तरफ झुकाव इनका हो रहा है। रशिया हैज़ कंसिस्टेंटली मेड 3 कोर डिमांड्स टू एंड द वॉर। रशिया ने कंसिस्टेंटली लगातार 3 डिमांड रखी हैं इस वॉर को, इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए। रिकॉग्निशन फॉर द यूक्रेनियन टेरिटरीज इट हैज़ एनेक्स्ड, जो भी इसने यूक्रेन की जितनी भी टेरिटरीज हैं उनको एनेक्स कर लिया है, कब्जा कर लिया है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए रशिया की टेरिटरी। यूक्रेन्स न्यूट्रलिटी एंड डीमिलिटराइजेशन, और यूक्रेन की न्यूट्रलिटी करी जाए, वहाँ जितनी सैनिक लगे हैं उस एरिया में उसको हटाया जाए।
पोस्ट समिट रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट Mr. Putin is open to freezing the war along the front line in the south. Zaporizhia and Kherson provided Russia retains full control of Donbas. ये जगह है, वहाँ का नाम है डोनेस्क एंड लुहांस्क। देखो ये कह रहे हैं कि पोस्ट समिट, इस समिट के बाद, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, इस समिट के बाद रिपोर्ट्स आई और उन्होंने क्या सजेस्ट करा कि मिस्टर पुतिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट, वो ओपन है, बिल्कुल खुली तरीके से बात करना चाहते हैं टू फ्रीजिंग द वॉर, की वॉर को आप वो ख़त्म कर दें अलॉन्ग द फ्रंट लाइन्स इन द साउथ, जो फ्रंट लाइन्स में साउथ की तरफ युद्ध चल रहा है उसको ख़त्म करने की चाहते हैं, प्रोवाइडेड, लेकिन कंडीशन क्या है, रशिया रिटेन्स फुल कंट्रोल ऑफ डोनबस। तो रशिया जो कह रहा है वो कह रहा है कि हम युद्ध ख़त्म कर देंगे लेकिन हमको डोनबस का कंट्रोल चाहिए, ये टेरिटरी हमको चाहिए। अ सेटलमेंट कुड ऑल्सो इन्वोक रशियन विड्रॉल इन द नॉर्थ ईस्ट खार्किव, और एक सेटलमेंट इससे क्या हो सकता है, इन्वॉल्व कर सकता है रशिया विड्रॉल, की रशिया विड्रॉ कर जाएगा नॉर्थ ईस्ट से, खार्किव वाले एरिया से रशिया वापस अपने आप को खींच लेगा पीछे। इस सेटलमेंट को अगर आप करते हो, डोनबस का कंट्रोल चाह रहे हैं वो। यूक्रेन हैज सो फार सेड दैट इट वुड नॉट कंसीड लैंड फॉर पीस। यूक्रेन ने, देखो यूक्रेन छोटा देश है, नो डाउट रशिया के सामने वो कुछ नहीं है, बट मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। यूक्रेन जिस तरीके से संघर्ष कर रहा है ना रशिया के साथ, ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है यूक्रेन की, कि उनकी हिम्मत अभी तक नहीं टूटी। आज भी वो कह रहे हैं कि हम लोग कंसीड नहीं करेंगे लैंड फॉर पीस, हम अपनी लैंड को नहीं देंगे पीस के लिए, चाहे हम कितना भी संघर्ष हमको करना पड़े। द चैलेंज बिफोर मिस्टर ट्रंप इज टू सस्टेन द टॉक्स एम्ड एट नरोइंग द डिफरेंसेस फर्दर टू रीच अ वर्केबल कंप्रोमाइज। चैलेंज जो है मिस्टर ट्रंप के साथ सामने वो ये है, इज टू सस्टेन द टॉक्स, कि भाई वो टॉक्स को सस्टेन करें, बातचीत को बरकरार रखवाएं, एम्ड एट, जो कि एम करती हैं किस चीज़ में, नैरोइंग द डिफरेंस फर्दर टू रीच अ वर्केबल कंप्रोमाइज, एक ऐसा कंप्रोमाइज़ करवाया जाए जो कि वर्केबल रहे, दोनों पार्टीज अग्री करें जिस चीज़ को, तो उसके जो डिफरेंस है ना उसको कम कर दें, बस यही मिस्टर ट्रंप का एक असली चैलेंज है। While it makes perfect sense to end the war on political terms, Mr. Trump should not impose an agreement on Kyiv. While it makes perfect sense, एक बिल्कुल परफेक्ट सेंस बनता है कि युद्ध को ख़त्म कर दिया जाए, प्रैक्टिकल टर्म्स में ख़त्म किया जाए, कोई सी भी पार्टी को नुकसान न रहे, दोनों पार्टी अग्री करें, ये एक सेंस बनाता है ये बात। लेकिन मिस्टर ट्रंप को इम्पोज नहीं करना चाहिए एक एग्रीमेंट कीव के ऊपर, कीव यानी कि यूक्रेन के ऊपर एक एग्रीमेंट थोपना नहीं चाहिए। यूक्रेन की भी सारी बातें सुननी चाहिए, उसकी भी कुछ डिमांड्स को मानना चाहिए, और तब जाकर के एक अच्छी डील, एक अच्छी शांति का यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। पीस वुड प्रिवेल इन ईस्टर्न यूरोप ओनली इफ यूक्रेन सिक्योरिटी कंसर्न्स आर एड्रेस्ड एंड इट इज प्रोवाइडेड विद क्रेडिबल assurances दैट रशिया वुड नॉट इन्वेड इट अगेन। पीस वुड प्रिवेल इन ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में पीस कैसे स्थापित होगी, ओनली इफ यूक्रेन सिक्योरिटी कंसर्न्स आर एड्रेस, अगर आप यूक्रेन के सुरक्षा की जो चिंताएं हैं अगर आप उनको एड्रेस करेंगे तब पीस स्थापित होगी। एंड इट इज़ प्रोवाइडेड विद क्रेडिबल एश्योरेंस, और क्रेडिबल एकदम भरोसेमंद आप आश्वासन दीजिए, एश्योरेंसेस दीजिए कि रशिया वुड नॉट इन्वेड इट अगेन, कि रशिया दोबारा से यूक्रेन को कब्जा नहीं करेगा, इन्वेड नहीं करेगा, ये आप गारंटी दीजिए, एश्योरेंस दीजिए, तब पीस स्थापित हो सकती है ईस्टर्न यूरोप के अंदर। काफ़ी मस्त एडिटोरियल था भाई, मज़ा आया पढ़ के, और जियोपॉलिटिकल एक पिक्चर हमारे सामने आई। अब हम करते हैं कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज। अभी इतना नहीं भाई, इस क्लास में तो बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ मिलेगा, अभी तो आप देखते जाओ, आधी क्लास हो गई है और अभी बहुत कुछ है। कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करिएगा, क्लास लंबी तो रहेगी भाई, देखो 1 घंटे से भी ऊपर जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वो निमोनिक्स और रूट्स को ऐड किया ना वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं भाई, 1 घंटा भी कोई इतना बड़ा तो है नहीं, अगर आप इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हो तो कोई नहीं। चलिए भाई इसको करते हैं आगे, कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करते हैं। कह रहे हैं कि एडिटोरियल में सजेस्ट करा जाता है कि भाई यूएस रशिया समिट इन अलास्का वो सिग्निफिकेंट प्राइमरली, कि ये इंपॉर्टेंट क्यों था, पूछ रहा है कि भाई जो एडिटोरियल ये सजेस्ट करता है कि यूएस और रशिया का समिट अलास्का में जो हुआ ये सिग्निफिकेंट था, लेकिन क्यों था। इट लेड टू इमीडिएट सीजफायर, हो गया, नहीं हुआ। इट नैरोड द गैप इन पोजीशन ऑन एंडिंग द, हाँ इसने कहीं ना कहीं जो पोजीशन थी ना उसको कहीं ना कहीं कम तो किया है, चीज़ों को उसने कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश, क्योंकि वहाँ पर एक डिप्लोमेसी का रास्ता खुल गया, तो ये बी ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। इट रिजोल्व डिस्प्यूट ओवर नाटो, नाटो के एक्सपेंशन में कहाँ रिजोल्व, तो डिस्प्यूट तो अभी तो नहीं हुआ।
इफ सिक्योर्ड यूक्रेन टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, नहीं कुछ सिक्योर नहीं हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इससे बस इतना हुआ है कि जो वहाँ पर दोनों तरफ से चीज़ें बिल्कुल सख्त हुई पड़ी थी, वहाँ पर थोड़ी सी सॉफ्टनेस आई है और वहाँ पर एक डिप्लोमेसी का रास्ता खुला है, बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट आर द आर्टिकल इंडिकेट एज रशियाज कंसिस्टेंट स्टांस इन नेगोशिएशंस, क्या रुख समझ सामने आता है रशिया का इस एडिटोरियल में। इमीडिएट सीज फायर विदाउट प्री कंडीशन, नहीं इमीडिएट सीज फायर तो हो ही नहीं रहा वहाँ पर। विड्रॉल फ्रॉम डोनबस एंड खरसन, नहीं यहाँ पर तो कब्जा चाह रहा है रशिया, तो विड्रॉल थोड़ी ना करेगा यहाँ से, ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए, न्यूट्रलिटी डिमिलिटाइजेशन ऑफ यूक्रेन एंड रिकॉग्निशन ऑफ अनेक्स्ड टेरिटरी, हाँ ये देखो रशिया का कंसिस्टेंट स्टांस क्या रहा है कि न्यूट्रलिटी करी जाए, वहाँ से जितने यूक्रेन के लोगों को हटाया जाए, डीमिलिटाइजेशन करा जाए यूक्रेन का, यूक्रेन अपनी आर्मी को वहाँ से वापस हटा ले, और रिकॉग्निशन करा जाए अमेरिका के द्वारा जो एनेक्स्ड टेरिटरीज हैं, जो कब्जा ले लिया ना रशिया ने, कह रहा है कि यहाँ पर रिकॉग्निशन दो, इनको आप रशिया का पार्ट मानिए। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। डायरेक्ट नाटो इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ना करेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, पीस इन ईस्टर्न यूरोप इज पॉसिबल ओनली इफ, अकॉर्डिंग टू ऑथर के अकॉर्डिंग बताना है, ईस्टर्न यूरोप में पीस केवल पॉसिबल है कब, जब यूएस फोर्स करे यूक्रेन को एक्सेप्ट करने में रशिया की डिमांड, तब पीस हो जाएगी क्या, नहीं हो सकती। यूक्रेन रिसीव करे, एक क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटी मिल जाए यूक्रेन को, हाँ अगेंस्ट फ्यूचर इन्वेजन, हाँ यही तो है, ये बात अगर हो जाए तो फिर तो ठीक है यार, ये ऑप्शन हो सकता है। नाटो विड्रॉ करे अपनी प्रेजेंस को, नाटो का तो कोई जिक्र ही नहीं आया। रशिया गेन करे फुल कंट्रोल खार्सन में, और यहाँ पर तो फिर कहाँ पीस हो जाएगी, फिर तो यूक्रेन वाले तो फिर से संघर्ष करते रह जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। यूक्रेन को मिले क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटी कि भाई रशिया फ्यूचर में इन्वेजन नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर ये चीज़ हो जाए तो फिर यहाँ पर शांति स्थापित हो सकती है ईस्टर्न यूरोप में, बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ, ग्रामर एमसीक्यूज करिएगा, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। एरर डिटेक्शन में एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको एरर मिल जाएगा वहीं पर पकड़ के उसको स्पॉट करेंगे। ही इंसिस्टेड दैट पीस कैन ओनली बी अचीव इफ यूक्रेन एक्सेप्ट्स रशियाज टेरिटोरियल डिमांड्स। ही इंसिस्टेड दैट, उसने इंसिस्ट किया, उसने जोर दिया कि भाई पीस कैन ओनली बी अचीव, यहाँ पर गड़बड़ मिल गई, बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अचीव की जगह पर अचीव्ड होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, तो यहीं पर ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी नहीं सी ऑप्शन करेक्ट है। बी अचीव की जगह पर हो जाएगा बी अचीव्ड, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिलर्स का क्वेश्चन है, मिस्टर ट्रम्प सजेस्टेड दैट, मिस्टर ट्रम्प ने सजेस्ट किया इट वॉज नाउ डैश जेलेंस्की टू स्ट्राइक अ डील विद रशिया, ऑप्शन देखते हैं क्या आएगा, अप फॉर, अप विद, अप टू या फिर अप ऑन। मिस्टर ट्रम्प ने सजेस्ट किया कि ये इट वॉज नाउ अप टू आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट वॉज नाउ अप टू जेलेंस्की, अप टू का मतलब होता है अब सब कुछ जेलेंस्की के ऊपर है कि वो स्ट्राइक करें एक डील को विद रशिया, रशिया के साथ एक डील कर लें, तो अप टू जेलेंस्की, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, नाइदर द यूएस नॉर द रशिया वर रेडी टू कंप्रोमाइज फुल्ली ड्यूरिंग द समिट, पढ़ो भाई, एरर फाइंड करो, जहां पर गड़बड़ है उसको ठीक करेंगे। नाइदर द यूएस नॉर रशिया, नाइदर और नॉर, ठीक है, नाइदर और नॉर का एक रूल होता है, नाइदर और नॉर के बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, कैसी आएगी, सिंगुलर, और वॉज क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पर वॉज ना होकर के क्या हो जाएगा, सॉरी वर्ड ना होकर के क्या हो जाएगा, वॉज, कहाँ पर मिलेगा, नाइदर द यूएस नॉर रशिया वॉज, ए ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हो बेटा, एग्जाम में यही क्वेश्चंस तो आते हैं ऐसे ही, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम क्लोज टेस्ट, पढ़िएगा इसको जल्दी से फटाफट, आप इसको पॉज करके पढ़ लिया करें, और अदरवाइज तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसको हम अफोर्ड नहीं करेंगे, हम क्लास को छोटा ही रखेंगे, आप इसको पॉज करके पढ़िएगा। क्लोज टेस्ट, द यूएस रशिया समिट इन अलास्का, जो अभी हुआ, थ्रू फेलिंग टू प्रोड्यूस, वो फेल रहा किस चीज़ को प्रोड्यूस करने में, एक कैसा ब्रेक थ्रू, हाईलाइटेड द अर्जेंसी ऑफ पीस इन यूक्रेन, और जो हाईलाइट कर रहा है अर्जेंसी को पीस इन यूक्रेन में, फेल किस चीज़ को रहा, एक मिलिट्री ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया वहाँ पर, एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल। देखो अगर बात चल रही है समिट की, तो वहाँ पर मिलिट्री का तो कोई काम नहीं है, समिट में मिलिट्री नहीं जाएगी, समिट में जाएंगे लीडर्स, और जब लीडर्स जाएंगे तो वहाँ पर होगी डिप्लोमेसी, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वाइल यूक्रेन एंड इट्स एलाइज कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सीज फायर, यूक्रेन ने उसके साथियों ने एकदम से एक सीज फायर के लिए बोला, रशिया इंसिस्टेड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट एड्रेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स रूट कॉजेस,
यूक्रेन ने कहा कि भाई सीज फायर कर दिया जाए। रशिया ने इंसिस्ट करा, एक अपना सेटलमेंट प्लान बताया कि कैसे हम अपने आप को सेटलमेंट चाहते हैं। कन्फ्लिक्ट के रूट कॉज बताए, क्या वजह है, ये चीज़ें कर दो, हम सीज फायर कर देंगे। मिस्टर ट्रंप अपियर टू अलाइन विद रशियाज अप्रोच। और मिस्टर ट्रंप कैसे अपियर हुए, कैसे नजर आए, अलाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रशिया के अप्रोच में शामिल नजर आए, एम्फेसाइज करते हुए कि भाई ओनली पीस अग्रीमेंट कुड एंड द डैश, कि केवल एक पीस अग्रीमेंट एंड करता है किस चीज़ को एंड करेगा, ऑनगोइंग टॉक्स को। एक पीस एग्रीमेंट हुआ, उससे क्या ऑनगोइंग टॉक्स बंद हो जाएंगी, बंद करो इसको, काटो। टेरिटोरियल डिस्प्यूट बंद हो जाएगी, सैंक्शन बंद हो जाएंगे, सैंक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं आया यहाँ पर, तो सैंक्शन तो बिना बात का ऑप्शन है। हॉरिफिक वॉर बंद हो जाएगा या फिर टेरिटोरियल डिस्प्यूट बंद हो जाएगी। टेरिटोरियल डिस्प्यूट फिर भी कहीं ना कहीं चलती रहती है, लेकिन ये जो हॉरिफिक वॉर चल रहा है, एकदम डरावना जो युद्ध चल रहा है, ये कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा। तो 8th का ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हाउएवर द रियल चैलेंज लाइज इन रिकॉन्साइलिंग रशियाज डिमांड्स विद यूक्रेन्स रिफ्यूजल टू कंसीड टेरिटरी। लेकिन जो रियल चैलेंज है वो क्या है, रशिया की जो डिमांड है और यूक्रेन का जो रिफ्यूज़ल है। रशिया एक चीज़ डिमांड करता है, उस चीज़ को यूक्रेन रिफ्यूज़ करता है कि भाई वो कंसीड नहीं करेगा टेरिटरी को, अपनी टेरिटरी को नहीं एडमिट करेगा कि आप रशिया वाले ले लीजिए। वाइल एंश्योरिंग क्रेडिबल क्या, गारंटीज टू प्रिवेंट फ्यूचर एग्रेशन। क्रेडिबल किस टाइप की गारंटी चाहिए उसको कि अपने फ्यूचर एग्रेशन को, वो जो रशिया की फ्यूचर एग्रेशन है उसको कहीं ना कहीं उसको गारंटी मिल जाए, वो आश्वस्त हो जाए। तो क्रेडिबल कैसे गारंटी चाहिए उसको, इकोनॉमिक गारंटी चाहिए, नहीं इकोनॉमिक तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पर कोई ट्रेड थोड़ी ना हो रही है। एक लीगल गारंटी, लीगल की कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो वॉर चल रहा है ना, वहाँ क्या लीगल है, कुछ नहीं है। पॉलिटिकल गारंटी चाहिए या फिर सिक्योरिटी, उसको चाहिए सिक्योरिटी गारंटी, पॉलिटिकल गारंटी नहीं, उसको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए कि भाई साहब जो रशिया का फ्यूचर अग्रेशन है ना, तो आगे वो इन्वेड कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, उस चीज़ से प्रिवेंशन चाहिए, तो उसको चाहिए क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। PQRS को करिएगा। रीअरेंज करना है आपको एक कोहेरेंट सेंटेंस में। ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको अरेंज करना है, एक पैराग्राफ बन जाए पूरा, बहुत ही कोहेरेंट रहे, मीनिंगफुल रहे। चलिए भाई, यूक्रेन हैज़ रिजेक्टेड एनी सेटलमेंट दैट कंसीड लैंड। रशिया इज ओपन टू फ्रीजिंग द कॉन्फ्लिक्ट अलॉन्ग सर्टेन फ्रंट लाइन्स। येट फिर भी बोथ साइड डिफर ऑन फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सॉवरेनिटी। नेगोशिएशंस हैव नैरो डिफरेंसेस ऑन लिमिटेड इश्यूज। तो देखो, येट से शुरुआत नहीं होगी, फिर भी, तो फिर भी का मतलब पहले कोई बात तो हो गई, तो येट से तो शुरुआत नहीं हो सकती। आर ऑप्शन दिया भी नहीं है, अगर आर होता तो सबसे पहले आर ऑप्शन को ही काटते। बात करते हैं अगर हम पी या फिर क्यू या फिर एस। शुरुआत में आप पी क्वेश्चन को अगर देखेंगे, पी ऑप्शन को, यूक्रेन ने रिजेक्ट करा एनी सेटलमेंट दैट कंसीड लैंड, एक बात हो गई। पी के बाद आया क्यू, रशिया ओपन है, इज ओपन टू फ्रीजिंग कन्फ्लिक्ट, ये बात हो गई। यूक्रेन क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, ओपन है, 2 बातें हो गई। पी क्यू के बाद आर लगा दिया उसने, येट बोथ साइड डिफर कर रही हैं, फिर भी बोथ साइड डिफर कर रही हैं, ये तो बहुत सेंस ही नहीं बन रहा इसका, तो पी ऑप्शन तो कट गया। अगर आप क्यू ऑप्शन से लगाओगे तो क्यू के बाद ऐसा आ रहा है, क्यू रशिया ओपन है, फिर आ रहा है नेगोशिएशन फेल हो गई, फिर उसके बाद क्यू के एस, उसके बाद येट, लेकिन बोथ साइड डिफर कर रही हैं, और लास्ट में आ रहा है पी, यूक्रेन ने रिजेक्ट कर दिया, ये भी कोई सेंस नहीं बना, इसको भी काटो। सेंस बन रहा है एस से, एस ऑप्शन बचता है हमारे पास, तो हमें इतना समझ में आ गया कि एस तो आएगा ही आएगा। नेगोशिएशंस हैव नैरोड डिफरेंसेस ऑन लिमिटेड इश्यूज। नेगोशिएशंस जो हुई, जो बातचीत हुई, उसने नैरो करा डिफरेंसेस को, मतभेद को कम किया लिमिटेड इश्यूज पर, जो इश्यूज थे उनके ऊपर। कैसे नैरो किया, इस बात का पता लगेगा। इन्होंने क्या रहा, नैरो किया, लेकिन उस एस के बाद अगर आप क्यू लगाएं या फिर आर लगाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप एस के बाद क्यू लगाएंगे, एस के बाद आपने क्यू लगा दिया कि भाई यूक्रेन ने रिजेक्ट कर दिया, आर लगा दिया उसके बाद, एस के बाद क्यू और उसके बाद पी, अच्छा पहले ओपन हो गया फिर आपने रिजेक्ट किया, तो एस क्यू पी। लेकिन अगर आप लास्ट में आर रखोगे ना, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा, येट बोथ साइड्स डिफर ऑन फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सॉवरेनिटी, कि वो डिफर कैसे कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई, डिफर नहीं कर रही, ये बात समझ में नहीं आ रही। आर ऑप्शन लास्ट में नहीं होगा, ये भी कट गया। लास्ट ऑप्शन बचता है डी, कैसे होगा, अब आप इसको ध्यान से देखें। नेगोशिएशंस ने नैरो डाउन किया डिफरेंस को लिमिटेड इश्यूज पर, एक बात हो गई कि भाई उसने नेगोशिएशन ने कम कर दिया, जो उनके मतभेद थे उनको कम कर दिया लिमिटेड इशू पर, एक बात कम कर दिया, लेकिन फिर भी जो बोथ साइड्स हैं वो डिफर करती हैं फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सॉवरेनिटी पर। नैरो डाउन किया, कम किया डिफरेंस को, लेकिन फिर भी डिफर करती हैं फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी, कहीं ना कहीं फिर भी अभी मतभेद बाकी हैं। अब ये जो डिफर हैं
बोथ साइड अभी भी डिफर करती हैं, मतभेद हैं, उस बात को एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन क्यू और पी। कैसे? देखो कैसे करती हैं कि रशिया तो ओपन है फ्रीज करने के लिए क्योंकि कन्फ्लिक्ट को रोक देगा, कुछ फ्रंट लाइन्स उसको बॉर्डर जो एरियाज हैं वो चाहिए। यूक्रेन उसको रिजेक्ट कर रहा है उस बात को कि भाई नहीं, हम कोई भी लैंड अपनी कंसीड नहीं करेंगे, कोई भी लैंड हम अपनी कमाएंगे नहीं सेटलमेंट के थ्रू। तो पी ऑप्शन, ये दोनों विरोधाभास हो गए। तो ये डिफरेंस जो है ना, जो डिफर कर रहा है, आर ऑप्शन में जो आपको डिफर मिल रहा है ना, ये हमको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्यू और पी से। तो ये डी ऑप्शन हमारा इसलिए करेक्ट हो जाएगा। तो उसको एक्सप्लेन कर दिया उसने, तो ये एकदम बढ़िया इसका सीक्वेंस है। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, ये आंसर की दी गई है, पीडीएफ से मिल जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम करते हैं वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी एमसीक्यूज। बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जितना कुछ आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था सब कुछ हम यहीं पर इसी क्लास में याद कर लेंगे, रट जाएगा। ठीक है जी, 1 मिनट, बस 1 मिनट का समय दे दीजिए मुझे बस, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए भाई शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल मीटिंग है जो इक्वल है फ्रॉम अनदर नेशन वुड बी कॉल्ड। एक डिप्लोमेटिक ऑफिशियल, ठीक है, और वो मीटिंग हो रही है दूसरे के साथ में, और वैसा ही है सेम, जैसा दूसरी तरफ है वैसा ही इधर की तरफ है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? सुपीरियर बोलेंगे उसको। देखो इक्वल है, इक्वल उसी के जैसा है, तो काउंटर पार्ट हो गया ना वो, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, काउंटर पार्ट। नेक्स्ट, एक सडन मेडिकल डिस्कवरी है सेविंग मिलियंस। एक ऐसी सडन अचानक से मेडिकल डिस्कवरी हुई जो मिलियंस लोगों की जान, लाखों लोगों की जान बचा रही है, उसको क्या बोलोगे आप? स्टेलमेट बोलोगे, ब्रेक थ्रू, इम्पास या फिर ब्लॉकेड? आप उसको बोलोगे ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है डिस्कवरी, डिस्कवरी का मीनिंग ही होता है ब्रेक थ्रू, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। एक पॉलिसी कॉजिंग कंटिन्यूस डिस्प्यूट, एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें लगातार डिस्प्यूट क्रिएट होते रहेंगे, उसको क्या बोलते हैं? अग्रीएबल, पीसफुल, हार्मोनियस या फिर कंटेंशियस? कंटेंशियस, कंटेंशियस जिसमें कंटेंशन थी लेकिन अब टेंशन है। पहले कंटेंट था, खुश था, लेकिन अब टेंशन है। मतलब क्या? एक ऐसी डिस्प्यूट है जिसमें परेशानी रहेगी, विवाद रहेगा। बी ऑप्शन करेक्ट। ईयर्स ऑफ करप्शन लेड टू पब्लिक डैश इन लीडर्स। सालों का करप्शन, सालों का करप्शन, ठीक है, सालों मतलब वर्षों वाला सालों है ये, सालों का करप्शन नहीं है ये, वर्षों का करप्शन। लेड टू पब्लिक, और उससे क्या हुआ पब्लिक में? डैश इन लीडर्स, फेथ हो गया लीडर्स के अंदर, उनको फेथ हो गया, भाई सालों से करप्शन चलता आ रहा है तो पब्लिक का लीडर्स के अंदर फेथ हो गया। डिस्ट्रस्ट इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ना तो रेस्पेक्ट करेगी पब्लिक फिर लीडर्स की, ना कॉन्फिडेंस आएगा। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट मतलब इज्जत नहीं है उनकी, उनका भरोसा नहीं है, अविश्वास। बी ऑप्शन करेक्ट है। टू कंट्रीज साइनिंग अ पीस डैश एंडेड देयर कन्फ्लिक्ट। दो कंट्रीज हैं, साइन कर रहे हैं एक पीस का, क्या? एंडेड देयर कन्फ्लिक्ट। किस चीज़ को साइन करने से कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा? कन्फ्लिक्ट को साइन करने से नहीं होगा। रेंगल तो झगड़ा कोई बोलते हैं, डिस्प्यूट नहीं। पैक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। पैक्ट का मतलब ही होता है कि भाई एक अग्रीमेंट हो गया और फिर वो उसको साइन करने से क्या हो गया? कन्फ्लिक्ट खत्म। बी ऑप्शन करेक्ट है। सेइंग ह्यूमंस डोंट नीड वाटर, ह्यूमंस डोंट नीड वाटर, क्या इंसानों को पानी की जरूरत नहीं है? तो ये बात कैसी? कंसीवेबल, ये सोचने वाली बात है नहीं, इस बात को तो सोचा भी नहीं जा सकता कि इंसान पानी ना पिएंगे। इनकंसीवेबल, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बिना पानी के कोई जीवित रह ही नहीं सकता, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पृथ्वी पर जीवन ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पानी है, तो वाटर तो भाई बेसिक नीड है, इसके बिना तो हम सारे लोग मर जाएंगे, तो इनकंसीवेबल बात हो गई है, बी ऑप्शन करेक्ट है। टीचर्स ऑफन डैश इंस्ट्रक्शंस सो स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट। टीचर क्या करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, जिससे कि बच्चे भूले ना, तो टीचर्स रिपीट करते हैं चीज़ों को, रीआइटेट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। बी ए ऑप्शन करेक्ट है। द एक्सीडेंट ऑन हाईवे वॉज डिस्क्राइब्ड एज, हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ और वो कैसा रहा? देखो हाईवे पर जो एक्सीडेंट होते हैं ना, बहुत स्पीड में कार्स होती हैं, तो वहाँ पर जो एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। प्लेजेंट नहीं रहते, डिलाइटफुल नहीं रहते, कंफर्टिंग नहीं, ये तीनों गलत है। हॉरिफिक रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरावने। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। द एम्पायर ट्राइड टू डैश न्यू टेरिटरी, नई टेरिटरी को एम्पायर ने क्या करा है? एनेक्स करना, रेलिंक्विश, सरेंडर या फिर विड्रो। तो क्या करने की कोशिश करी है उसने? एनेक्स करने की कोशिश करी है, अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करी है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, द कैंडिडेट फाइनली डैश डिफीट, कैंडिडेट ने फाइनली क्या कर लिया? डिफीट को डिनाई कर दिया, कंसीड करा, रेजिस्ट करा या फिर डिफ्यूज करा? कंसीड करा, कहीं ना कहीं अपनी हार को उसने एडमिट कर लिया, एडमिट को भी बोलते हैं कंसीड करना, ठीक है, तो कंसीड यानी कि एडमिट, डिफीट को एडमिट कर लिया, कंसीड कर लिया। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ट्रूथ एंड जस्टिस ऑलवेज क्या करते हैं? ट्रूथ एंड जस्टिस हमेशा फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं, कोलैप्स कर जाते, नहीं, प्रिवेल करते हैं, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रिवेल यानी कि जीत, विन, विक्ट्री, ट्रम्प। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
हिटलर ट्राइड टू डैश पोलैंड इन 1939। हिटलर ने क्या ट्राई करा पोलैंड को क्या करने का, विड्रॉ करने का। विड्रॉ तो उसको निकाल थोड़ी नहीं लेगा, काटो इसको, पोलैंड को कहाँ से निकाल लेगा। इन्वेड करने का, डिफेंड या फिर रिट्रीट। इन्वेड करने की कोशिश करी है हिटलर ने, ट्राई किया था कि वो इन्वेड करे पोलैंड को 1939 में। इन्वेड मतलब उस पर हमला करे, उस पर आक्रमण करे। 12th का भी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। शी वेलकम हर ब्रदर, उसने अपने ब्रदर का वेलकम करा है आफ्टर मैनी ईयर्स। किसी का भाई, किसी लड़की का भाई बहुत सालों के बाद आ रहा है तो उसका कैसे करेगी, कोल्डली, बहुत ठंडे तरीके से नहीं, विद ओपन आर्म्स, खुले मतलब एकदम खुले दिल से। भी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। आर्ग्यूइंग अगेन अबाउट आ लॉस्ट कोज, कोई चीज़ चली गई उसके ऊपर आर्ग्यू कर रहे हो। भाई कोई चीज़ अगर बीत गई, कोई एक सिचुएशन बीत गई, उसके ऊपर आप फिर से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो मतलब क्या, यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, आप वेस्टफुल एफर्ट्स कर रहे हो। भी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अ बॉस हु यूजेस बोथ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड और पनिशमेंट की जो अप्रोच होती है उसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, कि भाई आप रिवार्ड भी दे दोगे और पनिशमेंट भी दे दोगे, गाजर भी दे दोगे खाने के लिए और नहीं बात बनेगी तो फिर आप स्टिक, आप अप्रोच भी कर लोगे। ए ऑप्शन करेक्ट। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड डिसाइडेड टू टेक, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था, उसने क्या डिसाइड करा, एक मैराथन। अच्छा आप अगर थके हुए हो तो आप मैराथन दौड़ जाओगे क्या, नहीं। 40 विंग्स, हाँ एक नैप, नैप छोटा सा नैप, नैप को बोलते हैं 40 विंग्स, छोटे समय के लिए नींद लेना, झपकी लेना। भी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। द रोबर्स ट्राइड टू डैश द शॉप एट नाइट, रोबर्स ने क्या करने की कोशिश करी है शॉप को, ब्रेक इन, ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट या फिर ब्रेक अवे। बताओ भाई कौन सा आएगा इसमें से, 17th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए, ब्रेक इन का मतलब होता है अंदर कूद कर अंदर चले जाना, चोरी करने की मंशा से। ए ऑप्शन करेक्ट। हियरिंग द जोक, जोक सुनने के बाद शी सडनली डैश इनटू लाफ्टर, जोक सुना और अचानक वो किस चीज़ में बदल गई, तो ब्रेक 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 इनटू, ब्रेक ऑफ, ब्रेक डाउन, ब्रेक ब्रोक अप। बताओ भाई किस चीज़ में वो बदल गई। पास्ट में दे रखा है, ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ब्रोक दे रखी है, तो अचानक से वो क्या हो गया, तो अचानक से ब्रेक इनटू, अचानक से किसी चीज़ में बदल जाने को बोलते हैं ब्रेक इनटू, तो ब्रोक इनटू यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आई है, पास्ट में सेंटेंस है, तो शी सडनली ब्रोक इनटू, वो एकदम से हंसी में बदल गई। दे डिसाइडेड टू डैश देयर एंगेजमेंट, उन्होंने क्या डिसाइड करा है कि वो अपनी एंगेजमेंट को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो खत्म करने का मतलब ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट, ब्रेक अवे या फिर ब्रेक इन। तो 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है डिसाइड करना, किसी चीज़ों को खत्म करना। ए ऑप्शन करेक्ट है। अ वॉर सडनली डैश इन द रीजन, रीजन में अचानक से एक क्या हो गया, वॉर, वॉर क्या हो गया, ब्रेक, ब्रोक ऑफ, ब्रेक आउट, ब्रोक इन या फिर ब्रोक अवे। तो ब्रोक आउट इसमें बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अचानक से कोई चीज़ फैल जाना, शुरू हो जाना, उसको बोलते हैं ब्रोक आउट, ब्रेकआउट। ठीक है, सेकेंड फॉर्म में दिया हुआ है, सेंटेंस पास्ट में। बी ऑप्शन करेक्ट है। द पॉलिटिशियंस कंटिन्यू टू डैश ओवर द न्यू बिल, पॉलिटिशियंस ने कंटिन्यू करा है क्या करने का, अग्री करना, रेंगल करना, हार्मोनाइज करना, अकॉर्ड करना। अग्री कर रहे हैं, अगर नया बिल आया, अच्छा जब भी कोई बिल आता है तो पॉलिटिशियंस अचानक से एकदम से उसको अग्री तो नहीं कर लेते, हार्मोनाइज तो नहीं होता, अकॉर्ड तो समझौते को बोलते हैं। ये तीन ऑप्शन तो कट गए। पॉलिटिशियंस करते हैं रेंगल, रेंगल मैंने समझाया था ना, रेसल करते हैं लेकिन गलत एंगल से, गलत तरीके से, तो मतलब झगड़ा हो जाता है, रेंगल। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अ मैन हु इज एक्सट्रीमली डिटेल ओरिएंटेड इन रूल्स, रूल्स के अंदर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड है उसको क्या बोलते हैं, पंक्टिलियस, केयरलेस, कैजुअल और नेग्लिजेंट। बताइए भाई, पंक्टिलियस बोलते हैं उसको, पंक्टिलियस होता है एक बहुत ही, हु इज एक्सट्रीमली डिटेल ओरिएंटेड इन रूल्स, ऑलराइट, बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल भी है और बहुत ज़्यादा ध्यान भी देता है, एकदम प्रिसाइज है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। द आइडिया दैट अर्थ डजंट नीड ऑक्सीजन, अर्थ को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो आइडिया है वो कैसा, लॉजिकल है, उसके अंदर लॉजिक है, एब्सर्ड है, रीजनेबल है या फिर सेंसिबल है। बताइए भाई, ये तो एक बहुत ही एब्सर्ड बात हो गई, ये तो बेतुकी बात है, बेढंगी बात है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर आप मुझे खुद देंगे, कमेंट में आप आंसर देंगे और क्वेश्चन का आंसर ABCD ना लिख करके पूरा वर्ड लिखेंगे। एक ऐसा पर्सन दैट हु कैन नेवर बी, हु कांट बी सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, फुलफिल्ड है, इनसेटिएबल, कंटेंट या फिर सैटिएटेड। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 24 का आप आंसर मुझे बताएंगे कमेंट में। और आज कितने क्वेश्चन हैं बेटा, क्वेश्चन हैं आज 10 थे वहाँ पर और 24 यहाँ पर हैं, तो 10 में से अगर आपके 6+ आ रहे हैं तो अच्छा स्कोर है, और 24 में से अगर आपके 19+ मार्क्स आ रहे हैं तब भी अच्छा स्कोर है। तो लगभग 34 में से अगर आपके 19 और 6 25+ मार्क्स बन रहे हैं तो ये एक सेफ स्कोर है, ये एक अच्छा स्कोर है। कमेंट में आप 24 का आंसर देंगे और
तो अपने स्कोर भी बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ऑलराइट बेटा, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे भाई। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लेंगे। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए बेटा आप लगातार मेहनत करते रहिए और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।